आज की जो क्लास होगी वो पाषाण काल से होगी, जो पहले दूसरा टॉपिक है पाषाण काल। तो यहाँ पे पाषाण काल से मैं पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है। समझने वाली बात यह है। तो सबसे पहले ये देखिए ना यहाँ पे कि जो पाषाण काल आपका है वो आता कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम इतिहास को समझते हैं, यानी इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था इतिहास जानने के स्रोत। तो यहाँ पर इतिहास को क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो जो 3 भाग आपके हैं, इसमें से पहला आपका जो दिया हुआ है वो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आपका है आद्य ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा आपका है वो है ऐतिहासिक काल। तो ये 3 काल में, मतलब इतिहास को 3 काल में बांटा गया है, जिसमें से जो पहला आपका जो काल है वो आपका है प्राग ऐतिहासिक काल। यानी प्राग ऐतिहासिक काल को हम क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को हम बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल क्या है, इसको समझिए इजी भाषा में। पाषाण काल कहते हैं ना, जैसे कि पत्थरों का समय, यानी जिस समय के लोगों को पत्थरों से औजार बनाने, हथियार बनाने के मतलब कह सकते हैं कि ज्ञान थे, उस समय को पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है ना, इजी भाषा में, ठीक है ना। अब पाषाण काल जो है उसको कितनी भागों में बांटा गया है, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल, और तीसरा आपका है नव पाषाण काल। यानी पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। अब ये 3 भाग जो आपको दिख रहे हैं पाषाण काल में, इन 3 भागों में किन भाग में क्या क्या चीजें मतलब कर सकते हैं कि डेवलप हुई थी, क्या क्या चीजें मतलब थी, उनकी क्या विशेषता थी, उसको एक एक करके आप नोट करेंगे, लिखेंगे अपनी कॉपी में, नोट्स बनाते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में ना देखिए, पूरा पाषाण काल कह सकते हैं कि यह जो समय था वो आपका 8000 बीसी से बीसी तक था, मतलब 8000 बीसी तक था। यानी कह सकते हैं कि यह जो पाषाण काल है, पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, ये 8000 बीसी तक माना जाता है, ठीक है ना। 8000 बीसी तक का ये समय था, ठीक है ना। और दूसरा इसका कह सकते हैं कि दूसरा क्या था इसमें, दूसरा चीज इसमें यह है कि पूरा पाषाण काल के जो लोग थे ना, वो आग का आविष्कार किया था, मतलब मनुष्यों ने, मतलब पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे उन्होंने आग का आविष्कार किया। यानी जो आग का जो आविष्कार हुआ था, ठीक है ना, आग का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, वह आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। यानी आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल का है, ठीक है ना। वहीं पर पूरा पाषाण काल में पशुओं का शिकार करने के लिए क्या करते थे लोग, पत्थरों का औजार बनाया करते, यानी पत्थरों के औजार। यानी इस समय कह सकते हैं कि पत्थरों के औजार वो बनाते थे, किसके लिए बनाते थे, पशुओं के शिकार के लिए, पशुओं के शिकार के लिए। यानी पशुओं के शिकार के लिए ये प्रयोग करते थे, क्या, पशुओं के शिकार के लिए ये प्रयोग करते थे, पत्थरों के हथियार का यूज किया करते थे पूरा पाषाण काल के लोग, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, इसी काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। यानी इस समय में कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के समय के लोगों को क्या बोलते हैं, शिकारी। क्या बोलते हैं, शिकारी बोलते हैं। यानी शिकारी, यानी जो मानव था उस समय शिकारी था, यानी शिकार करता था, शिकार करके अपना पेट भरता था, ठीक है ना, जानवरों को शिकार करके उसको खाया करता था, उसकी मांस को। और भी चीजें इसमें ये है कि मतलब इस कह रहा है कि इन औजारों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। जैसे मान लीजिए ये पत्थरों के जो औजार हैं, इनके साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, यानी पत्थरों के जो औजार हैं उनके साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस काल के बारे में। तो मिला है, वो पहला जो मिला है वो आपका मिला है कहाँ पे, बेलन नदी घाटी। कहाँ मिला है, बेलन नदी घाटी, यानी बेलन नदी घाटी से कह सकते हैं कि इसके अवशेष मिले हैं। और सोहन नदी घाटी से मिला है, कहां से मिला है, सोहन नदी घाटी से इसका अवशेष मिले हैं। और तीसरा नोट करते चलिएगा, सब एक एक करके नोट करते जाइए आप लोग, ठीक है ना। और अगला है नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, यानी नर्मदा नदी घाटी से भी इसके अवशेष मतलब मिले हैं। यहां से मतलब कह सकते हैं कि औजारों के साक्ष्य वहां से मिलते हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें जो कह सकते हैं कि लास्ट है, इसमें यहाँ पे नोट कर देना, देख लीजिएगा, इसमें गुफा चित्रकारी, यानी उस समय में गुफा चित्रकारी के बारे में भी जानकारी मिलती है। गुफा चित्रकारी, ये भी नोट कर लेंगे अपने इसमें, ठीक है ना, गुफा चित्रकारी। और कहां से मिले हैं गुफा चित्रकारी, कहां से मतलब कह सकते हैं कि जो साक्ष्य है वो साक्ष्य आपका है, ये है आपका भीम बेबटन। कहां से है, भीम बेबटन, यानी भीम बेबटन से ये मतलब कह सकते हैं कि यह जानकारी मिला है। फिर उसके बाद आपका भोपाल
ठीक है ना, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश से। और फिर उसके बाद आप मतलब यहाँ से मतलब मिले हैं चित्र, मतलब गुफा चित्रकारी भी मतलब पूरा पाषाण काल में देखने को मतलब मिला है। ये साक्ष्य मतलब आपके भीमबेटका में और भोपाल के मध्य प्रदेश में यह देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला देखेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी मतलब कर सकते हैं कि विशेषताएं जो थी वो पूरा पाषाण काल की थी। पूरा पाषाण काल में एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि उस समय वो जो समय था वो 8000 BC तक का समय था। आग का आविष्कार उस समय के लोग करते थे, मतलब उन्होंने किया था, और पत्थरों के औजार बनाते थे पशुओं का शिकार करने के लिए। और उस समय के लोगों को शिकारी कर सकते, शिकारी मानव थे, वो शिकार करके ही खाया करते थे। और जो साक्ष्य मिले हैं, आप कह सकते हैं कि पत्थरों के औजारों के जो साक्ष्य हैं, किसके साक्ष्य हैं? पत्थरों के औजार, पत्थरों के औजार के जो साक्ष्य हैं वो आपके बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, वहीं पर गुफा चित्रकारी भी मतलब देखने को मिला है उस समय में, और वो भीमबेटका में और भोपाल के मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया इसको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका है? मध्य पाषाण काल, यानी जो दूसरा आपका टॉपिक है वो है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है ना, चलिए तो मध्य पाषाण काल को समझते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या क्या चीजें विशेषता थी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है ना, हट जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है ना, अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें मध्य पाषाण काल को देखा जाएगा। ठीक है ना, तो मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी मतलब विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें उसमें थी। ठीक है ना, एक एक करके इसको देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य पाषाण काल में। ठीक है ना, तो मध्य पाषाण काल का जो पहला है विशेषता वो समझिएगा, यानी मध्य पाषाण काल की जो समय है, सबसे पहले समय की बात करते हैं तो 8000 BC से यह जो समय है आपका 4000 BC तक का समय है। ठीक है ना, 8000 से 4000 BC तक का ये समय है। ठीक है ना, और इस काल में औजारों का छोटा होना, मतलब इस काल में औजारों का छोटा होना, और औजारों को मतलब इस समझ लीजिए कि छोटे औजार, मतलब छोटे औजार उस समय बनाए जाते थे, औजार। ठीक है, छोटे औजार मतलब पत्थरों के ये छोटे छोटे मतलब औजार बनाना उस समय में लोगों ने सीखा था, और इसीलिए मतलब उस समय को क्या बोलते थे? इस समय को हम बोलते हैं मैक्रोलिथ। क्या बोलते हैं? मैक्रो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैक्रोलिथ। मैक्रोलिथ क्या है? मैक्रोलिथ, यानी जिस समय कह सकते हैं कि जिस काल में पत्थरों के छोटे छोटे मतलब औजार बनाने के मतलब कार्य शुरू हुआ था, उस समय को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोलिथ बोलते हैं। यानी उसको हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में ही ये छोटे छोटे औजार बनाए गए थे। तो मध्य पाषाण काल की ये विशेषता है कि मध्य पाषाण काल में जो उस समय के जो मानव थे वो क्या करते थे? वो छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाना सीख लिए थे। ठीक है ना, जिसे माइक्रोलिथ, ठीक है ना, कहा जाता है। ठीक है ना, दूसरा चीज समझिएगा, इस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की, यानी आपका मध्य पाषाण काल की जो विशेषता है वह है पशुपालन। क्या है? पशुपालन, यानी इस समय के लोगों ने पशुपालन भी करना सीख लिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। ठीक है ना, पशुपालन करना ये लोगों को पता था। ठीक है, शुरुआत कर दिया था। और इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? यानी पशुपालन करने के जो साक्ष्य हैं, ठीक है ना, पशुपालन करने के जो कह सकते हैं कि साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, तो समझिएगा। साक्ष्य जो मिला है वो आपका मिला है आदमगढ़। ठीक है ना, आदम, समझिएगा, आजमगढ़ नहीं है, उत्तर प्रदेश वाला आजमगढ़ नहीं है, ये आदमगढ़ है। क्या है? आदमगढ़, आदमगढ़। और ये है कहाँ पे आदमगढ़? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये आपका मध्य प्रदेश का एक कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का एक है, ये कह सकते हैं कि ये छोटा सा कोई हिस्सा है। ठीक है ना, और वहीं पर राजस्थान के बागौर में, राजस्थान के एक और साक्ष्य जो मिला है वो मिला है बागौर में, बागौर। और बागौर कहाँ पे है आपका? राजस्थान में, राजस्थान। ठीक है ना, तो ये जो साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण काल का, वह आपके आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके मतलब एग्जाम में कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण काल के कौन से साक्ष्य मिलते हैं, तो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मतलब प्राप्त हुए थे, तो वह आपके आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर और राजस्थान से है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य, मानव अस्थियां का प्रथम साक्ष्य कह सकते हैं कि वो कहां से मिला था, समझिए इस चीज को। मानव अस्थियां, यानी मानव अस्थियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मानव अस्थियों का जो साक्ष्य है तो वो कहां से मिला था? देखिए इस चीज को, ये मिला था आपका
सरायहार कहाँ मिला था? सरायहार कहाँ से मिला था? सरायहार से मिला था, ठीक है ना। और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आपके मानव के अस्थियों के अवशेष मिलते हैं मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल के मानव के अस्थियों का जो अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुआ? तो वह आपका प्राप्त हुआ था प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका नौ पाषाण काल। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। ठीक है, चलिए इसको मैनेज करते हैं। चलिए बात करते हैं अब इसमें नौ पाषाण काल का, जो कि पाषाण काल का जो तीसरा और लास्ट है, इसको अच्छे से आप समझेंगे। देखिए, जो आपका नौ पाषाण काल है उसकी विशेषता समझते जाइए, क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता नौ पाषाण काल की कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृषि की शुरुआत, यानी सबसे पहले कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ था? तो कृषि का जो शुरुआत हुआ था वह नौ पाषाण काल में हुआ था, यानी कृषि की शुरुआत, यानी इसकी जो विशेषता है कृषि की, कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी इसमें, ठीक है ना, कृषि की शुरुआत, यानी कृषि की शुरुआत कब से हुई थी? यह हुआ था आपके नौ पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी, यह नोट कर लेंगे। और इसके साक्ष्य मिलते कहां पे हैं ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भी बनता है कि नौ पाषाण काल में कृषि की जो शुरुआत हुई थी उसके साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है। साक्ष्य ज्यादातर पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में, तो साक्ष्यों पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। देखिए, इसके जो साक्ष्य हैं, यानी कृषि के जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिलते हैं? तो पहला आपका है मेहरगढ़। कहां पे है? पहला जो आपका है वह है मेहरगढ़, ठीक है ना, पहला आपका है मेहरगढ़। दूसरा आपका है बलूचिस्तान। कहां पे है आपका? बलूचिस्तान। ये आपका बलूचिस्तान कहां पड़ता है आपको कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है ना। बलूचिस्तान, ठीक है ना, बलूचिस्तान से आपके इसे साक्ष्य मिलते हैं। और वहीं पर आपका जो अगला है जो मिला है, मतलब ये साक्ष्य यहां से मिले, यानी बलूचिस्तान से और मेहरगढ़ से इसके साक्ष्य मिले हैं। यह क्वेश्चन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करेंगे आप एकदम अच्छे से, हाईलाइट कर लीजिए अपने कॉपी में, नोट्स में, ठीक है ना। यानी कृषि की शुरुआत सबसे पहले नौ पाषाण काल में हुआ और इसके जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे, मनुष्यों ने सबसे पहले खेती, यानी इस समय के लोगों ने मान ली कृषि का शुरुआत तो हो गया, नौ पाषाण काल में कृषि की शुरुआत तो हो गई, लेकिन कृषि की जो शुरुआत हुई थी उसमें सबसे पहले क्या उगाया था? तो सबसे पहले उगाया था, मतलब कृषि में कह सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने उगाया था गेहूं। क्या उगाया था उन्होंने? गेहूं। सबसे पहले उन्होंने गेहूं उगाया था और फिर उसके बाद उन्होंने क्या उगाया था? जौ उगाया था। और जौ के बाद क्या है आपका? कपास। जौ और कपास, यानी इसकी खेती उन्होंने की थी, गेहूं, जौ और कपास की खेती उन्होंने की थी। मनुष्य ने सबसे पहले खेती की थी गेहूं, जौ और कपास की, ठीक है ना। वहीं पर चावल कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? देखिए, चावल कृषि भी आपका नव पाषाण काल का ही है। और इसके जो साक्ष्य है ना, मैंने पहले ही बताया आपको कि साक्ष्य वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो इसका जो साक्ष्य है वो आपका कहां पे? कोल्डिहवा, ठीक है ना, कोल्डिहवा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यानी इसका जो साक्ष्य मिलता है, यानी चावल की खेती का जो साक्ष्य मिलता है वो कोल्डिहवा आपके क्या कहते हैं, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यानी यहां से मिलते हैं आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश और आपका कोल्डिहवा, ठीक है ना, कोल्डिहवा, यानी कोल्डिहवा से इसका मतलब कर सकते हैं कि मिलता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा। और वहीं पे बात करेंगे, मानव कंकालों की बात करते हैं, यानी इस नौ पाषाण काल में जो मानव कंकाल हैं, तो मानव कंकाल भी मिले हैं इसमें। तो कह रहा है कि मानव कंकाल के साथ में क्या मिला है, समझिएगा, यानी मानव कंकाल के साथ प्लस कर दे रहा हूं यहां पे कुत्तों, यानी कुत्तों के अवशेष, यानी उनकी अस्थियां कह सकते हैं, कुत्तों के मतलब अस्थियां मिली हैं, एक सॉरी अवशेष नहीं होगा, अस्थियां होगा, ठीक है ना, यानी अस्थियां, मतलब साथ में, मतलब साक्ष्य में मिला हुआ, यानी नौ पाषाण काल में मानव कंकाल के साथ कुत्तों की अस्थियां, मतलब यह बताता है कि उस समय मानव कंकाल के साथ, यानी कह सकते हैं कि दफनाया जाता होगा, ठीक है ना, यानी मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां इसी काल में मिली है, मतलब। और इसके साक्ष्य कहां पे हैं? देखिए, इसके जो साक्ष्य हैं आपके,
इसका जो साक्ष्य है वो आपका है जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? जम्मू कश्मीर का आपका है बुर्ज होम। क्या है? बुर्ज होम। बुर्ज होम यानी बुर्ज होम में, जम्मू कश्मीर में आपका बुर्ज होम है। और एक और है इसमें क्या है आपका? गुफ वराल। क्या है आपका? गुफ वराल। ये जम्मू कश्मीर में ही है, गुफ वराल। और आपका एक है बुर्ज होम। ये जम्मू कश्मीर में मानव कंकाल प्लस कुत्तों की अस्थियों की बात करता है। सच साक्ष्य है आपके जम्मू कश्मीर। और आपका एक है बुर्ज होम, ये आपका गुफ वराल। ठीक है ना। वहीं पर इसी काल में मनुष्यों ने तांबे की खोज की थी, यानी तांबे की खोज, ये भी याद रखिएगा, तांबे का खोज भी आपका नौ पाषाण काल का ही है। ठीक है ना। तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसके बाद जो टॉपिक आपका आएगा वो ताम्र पाषाण काल आएगा। ठीक है ना। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा वो ताम्र पाषाण युग के बारे में, तो जो अगला टॉपिक है। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया कि नौ पाषाण काल के लास्ट में तांबे की खोज हो गई, यानी तांबे की खोज नौ पाषाण काल में होती है और वहीं से ताम्र पाषाण काल क्या होता है? शुरू होता है। तो ताम्र पाषाण काल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं काफी डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा। तो बने रहिए अभिषेक सर चैनल के साथ और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है ना। धन्यवाद।